बंगाल में क्या होंगे रिजल्ट, इसको लेकर देश भर की नजर जो है वो बंगाल पर है। पूरी रात लोग जगेंगे। सोचिए, पहले इस देश में लोग बूथ लूट लेते थे, तो ईवीएम आ गया, कहा गया कि इससे बूथ नहीं लूट होगा। अब ईवीएम आने के बाद उसकी निगरानी करना सबसे बड़ी चुनौती है और कई दिनों तक उसकी निगरानी करनी होती है। सोचिए, चुनाव आयोग जो है चुनाव तो करा लेता है। 23 तारीख को वोटिंग हुई पहले फेज की, दूसरे फेज की वोटिंग हुई 29 तारीख को। उसके बाद सोचिए कि अब फिर से उसकी निगरानी हो रही है, 4 को काउंटिंग होगा। उसमें भी एक विधानसभा सीट के चुनाव को रद्द कर दिया गया, फाल्टा। वही फाल्टा जहां अजय पाल शर्मा वीडियो बना रहे थे और उसी विधानसभा में दोबारा मतदान होगा। तो इससे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा, जब एक बंगाल में 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए, बख्तरबंद गाड़ियां उतारी गई कल। तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट क्या होगा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का एक बयान तैर रहा है। उससे पहले अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सरकार चाहे तो मोबाइल में रिंगटोन बजा दे। जब सरकार चाहे, आप लोगों ने देखा होगा अभी एक मोबाइल में अलर्ट आया था, आपका फोन कह रहे हैं लोग कि स्विच ऑफ हो या वाइब्रेशन पर हो, उसके बाद भी वो आवाज आई, बजी। इसका मतलब टेक्निकली कितना कंट्रोल किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा तंज किया है और उसको फिर ईवीएम से जोड़ा है। तो आज चौंकाने वाले बयान जो है वो अखिलेश यादव ने दिए हैं। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल जीत रही है, ये बड़ा सवाल है। 8 बजे से गिनती है। ममता बनर्जी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। केंद्र सरकार को ममता बनर्जी के राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। आप सोचिए, केंद्र सरकार को राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग को राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है, ममता बनर्जी को पैरामिलिट्री फोर्स पर भरोसा नहीं है। एक केंद्र से संचालित है, एक राज्य से संचालित है। तो सोचिए, बहुजन नेताओं को तो तमाम जातिवादी सोच के अधिकारियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सत्ता को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट में तो कोई नहीं रहेगा। सोचिए, केंद्र सरकार जो है वो राज्य पुलिस पर, राज्य प्रशासन पर, राज्य कर्मचारियों पर भरोसा नहीं कर रही है। और राज्य की जो सरकार है वो, जबकि दोनों जगह जनरल कैटेगरी के लोग हैं, राज्य की जो सरकार है वो पैरामिलिट्री फोर्स पर भरोसा नहीं कर रही है, वो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करी। तो बहुजन को तो कहीं से न राज्य में मिल रहा है बहुजन अधिकारी कर्मचारी, न केंद्र में मिल रहा है बहुजन कर्मचारी अधिकारी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये देश जाति प्रधान देश है। लेकिन सवाल है कि ये बात बहुजन नेताओं को बोलना चाहिए, शुरू करना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, आरएसएस से है। और बकायदा उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का बायकॉट करेंगे, हम जाएंगे नहीं, आपको जो फैसला है दे दीजिए। यही काम एक लोकेंद्र गुर्जर, जो एक साधारण नागरिक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन का मामला है। जज साहब, हमें ऐसे जज के बेंच में भेज दीजिए जिसमें एससी एसटी जज हो या अल्पसंख्यक जज हो। हमें ओबीसी का भी जज मत दीजिए, जनरल का भी जज मत दीजिए। नतीजा, उन पर जुर्माना ठोक दिया गया। तो अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो क्यों न माना जाए कि लालू प्रसाद यादव हो या मायावती जी हो या अखिलेश यादव हो या हेमंत सोरेन हो, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। इसलिए इस देश में रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है कि हर जाति धर्म के लोगों को जब सत्ता में भागीदारी होगी तभी वो तमाम सवाल खत्म होंगे। ये जाति प्रधान देश है और किसी को क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए। तो खैर, आते हैं चुनाव पर। सोचिए, चुनाव के बाद सबसे पूरी रात लोगों ने जग जग कर ईवीएम की सुरक्षा की है, स्ट्रांग रूम। और बंगाल में बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी कर रही हैं।
अब तक ये होता था कि जिसकी राज्य में सरकार है वो ईवीएम के प्रोटेक्शन के लेकर चिंतित रहता था, विपक्षी दल जो करते थे। बंगाल में अलग ही खेल चल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी भी ईवीएम की प्रोटेक्शन में है, वो खुद पहुंची थी और बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सोचिए, बंगाल के बारे में जो जानकार है, टीवी अखबार जो दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही होगा, वो खबर बंगाल में पलट जा रही है। बंगाल के लोगों से हमने लगातार बातचीत की, वो कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम में बंगाली डाल दिया। पहले वहां बात बंगालियों की होने लगी, पहले हिंदू मुस्लिम, बाद में हम पहले बंगाली हैं। और बंगाली किसी बाहरी की सत्ता को नहीं चाहेगा। और ममता बनर्जी ने बकायदा ये प्रचार किया कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप मछली नहीं खा पाएंगे, गुजरात के लोग बंगाल चलाएंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और ये बात बंगाली पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, ये भी सच है। तो अगर बंगाल का जनरल कैटेगरी का वोट अगर बीजेपी को नहीं मिला है तो फिर बीजेपी तो जीत नहीं पाएगी। 90 लाख वोट कटे हैं, 400 कर्मचारियों का ट्रांसफर हुआ है, यह भी सच है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई है। सब कुछ करने के बाद अगर जनरल कैटेगरी का वोट नहीं मिला है अगर बीजेपी को, तो मुश्किल है। रही बात एससी ओबीसी की, तो अगर बीजेपी वहां दलित मुख्यमंत्री या पिछड़ा मुख्यमंत्री घोषित कर देती तो हो सकता था कि खेला हो जाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और एससी ओबीसी के लोग लगातार नाराज हैं बीजेपी से, क्योंकि बंगाल में भी एससी ओबीसी को नौकरियां चाहिए, आरक्षण की स्थिति खराब है। ममता बनर्जी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन वहां बीजेपी सेंट्रल की नौकरियां जो खत्म हो रही है, रेलवे, बंगाल के लोग रेलवे में बहुत नौकरी करते हैं। तो केंद्र सरकार के लिए जो बड़ी डेफिसिट है वो है नौकरियों का खात्मा। और जिस तरह से हायर एजुकेशन में और एससी ओबीसी के लोगों को नौकरी बहुत जरूरी है, उनके पास बिजनेस नहीं है, उनके पास जमीनें नहीं है, वो पहला जनरेशन है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, आप एनएफएस कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, और ये पूरे देश में खबर फैले। तो कहा जा रहा है कि पिछली बार जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का वोट बीजेपी को थोक में मिला था, वो इस बार गड़बड़ है। तो ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि हम 200 सीटें जीत रहे हैं, 226 में 226 में 226। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम केंद्र की सरकार गिरा देंगे। लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी है, मैं फिर कह रहा हूं कि बंगाल का चुनाव कई सारे परसेप्शन को क्रिएट कर, अगर इतना के बावजूद भी बीजेपी नहीं जीती तो विपक्षी दलों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस के डीके शिव कुमार ने तो एक और नया ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि हम असम भी जीत रहे हैं, और अगर असम बीजेपी हार जाती है तो बड़ा खेल समझिए इसको। डीके शिव कुमार के बयान को हल्के में मत लीजिए, वो कर्नाटक में बीजेपी को हरा चुके हैं चुनाव, डिप्टी सीएम है वहां के। वहीं तमिलनाडु और केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। पुडुचेरी में देखते हैं क्या होता है। तो ऐतिहासिक दिन है 4 मई का, ऐतिहासिक दिन है, भारत की राजनीति बदल जाएगी अगर ममता बनर्जी वापसी कर लेती हैं। एक भी बंगाली अब आपको नहीं कहेगा कि ममता बनर्जी हार रही हैं। और अगर बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होती है तो नरेंद्र मोदी की जो केंद्र की सरकार है 240 वाली, जिसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है, वहां मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, संविधान है, थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन इस बार अगर बंगाल में खेल होता है, ममता बनर्जी की चौथी बार वापसी होती है, तो सवाल है कि बीजेपी अब क्या करेगी, अब क्या कर सकती है। 90 लाख वोट कट गए, 400 कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिया, तो इससे ज्यादा बीजेपी क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। तो अब तो फिर एक ही रास्ता है कि कैंडिडेट ही खड़ा ना हो विपक्ष का या बीजेपी के खिलाफ। और ये उड़ीसा में, गुजरात में हुआ है। गुजरात में लोकल बड़ी चुनाव में हजारों ऐसे सीट थे जहां कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं आया। और एक जगह तो बीजेपी का एक नेता चुनाव हार गया तो उसने पानी की सप्लाई काट दी। मतलब सोचिए क्या क्या चल रहा है देश में।
आजकल तो पत्रकारों पर एफआईआर का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, वो भी अब तो सरकारी पत्रकार भी उसके खांचे में फिट, उस पर भी एफआईआर हो रहा है। लेकिन सबसे पहले एक दलित पत्रकार को इस निशाना बनाया गया था, प्रशांत कनौजिया, जिनको यूपी में जेल में डाला गया था। खुद सौरभ शुक्ला ने कहा रेड माइक वाले ने कि मुझे इसलिए पुलिस वाले छोड़ देते हैं क्योंकि वो पूछते हैं कि क्या नाम है, तो सौरभ शुक्ला, तो फिर वो मुझे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अरे तुम कहां इस चक्कर में पड़े हो। तो बीजेपी आरएसएस की सरकार के साथ जातीय सहमति तो है, और अगर जनरल कैटेगरी के वोटर्स ने बंगाल में ममता बनर्जी का साथ छोड़ा तभी वो हारेंगी, नहीं तो एससी और ओबीसी ने वोट दिया है उनको। देखते हैं केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है तो क्या वहां कोई चमत्कार होगा। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ 27 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उसके लिए कुछ नहीं, तो क्या हिंदी पट्टी के नेता सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय तमिलनाडु से सीखेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ये तो है कि जिस तरह का कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी दिखा रही हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस अभिषेक बनर्जी दिखा रहे हैं, लगता तो नहीं है कि बीजेपी के लिए इतना आसान है। और अब बीजेपी के लिए इतना आसान होता तो फाल्टा का चुनाव नहीं रद्द करना पड़ता। इतनी तैनाती, वो जो सिंघम है यशपाल शर्मा, वो फाल्टा में ही थे, वहां इतने पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए, वहां उसके बाद भी रद्द करना पड़ा फाल्टा। इसके क्या मायने हैं? जब फाल्टा बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाई, केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, पैरामिलिट्री फोर्स के रहते हुए फाल्टा का चुनाव रद्द करना पड़ा है, तो जानकार बता रहे हैं, सुकेश रंजन बता रहे थे जो चैनल पर, कि 100 सीट तो ऐसी है विधानसभा की, 294 की विधानसभा है, 100 सीट ऐसी है जहां बीजेपी की पहुंच ही नहीं है। नवीन कुमार बता रहे थे कि जैसे ही आप शहर से बाहर निकलिएगा, गांव तरफ की जाइएगा, वैसे वैसे बांग्ला हावी होता है और बीजेपी खत्म होती जाती है। तो शहरों पर दबदबा हो सकता है बीजेपी का, लेकिन ग्रामीण जो वोटर्स हैं, जो और वहां जो है वो टीएमसी का दबदबा है। मैं गुण दोष की बात नहीं कर रहा हूं कि टीएमसी एकदम दूध की धूली है या ये सब कुछ बच्चा है, लेकिन बीजेपी ने जितनी हिम्मत, बीजेपी के पास जो भी था, अमित शाह के पास, प्रधानमंत्री के पास जो भी संसाधन थे, एक एक विधायक, एक एक एमपी, एक एक वार्ड काउंसलर, सांसद निशिकांत दुबे, वो बिहार की मैथिली ठाकुर जो पहली बार विधायक बनी है, मतलब जो भी था सब बीजेपी ने। चुनाव है, लड़ना चाहिए, अच्छी बात है, बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए। साम दाम दंड भेद, मतलब कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। बीजेपी ने सब कुछ झोंक दिया है, अगर इसके बाद भी उनके पक्ष में रिजल्ट नहीं आते हैं तो कहां कमी रह गई? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि बीजेपी, तब तो पूछा जाएगा कि आखिर कमी कहां रह गई। आप ममता बनर्जी पर यह भी आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने ईवीएम बदल लिया, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं, पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग का है। यहां तक कि बंगाल पुलिस पर भी भरोसा नहीं था केंद्र को और चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को बंगाल सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए, चुनाव आयोग ने लगाया। 400 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, 90 लाख वोट काटे गए। तो चुनाव आयोग ने जो कर सकते थे वो किए। अमित शाह, प्रधानमंत्री अमित शाह ने तो बाकायदा वहां डेरा जमाया। मछली का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, घुसपैठिए का मुद्दा, जो भी बीजेपी के पिटारे में है, जो चुनावी एजेंडा, हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेशी, घुसपैठिया, वो सब लगा दिया। इसके बावजूद जो बंगाल के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल है। और मेरी चिंता बीजेपी से ज्यादा टीवी अखबार वालों की है। खैर, उनको आदत है। 14 में भी उनका 24 में उनका एग्जिट पोल 400 पार वाला सही नहीं हुआ। बंगाल को लेकर तो उनके विधानसभा, पिछले विधानसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव, दोनों एग्जिट पोल उनके झूठ साबित हुए हैं। तो जो भी नतीजे आएंगे दिलचस्प होंगे। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो क्रेडिट बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग को जाएगा कि चुनाव आयोग ने क्या शानदार चुनाव कराया, एसआईआर कराया, 400 अधिकारियों का ट्रांसफर कराया, पैरामिलिट्री फोर्स लगाया,
तब कहेंगे कि भाई बढ़िया चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ है ना। इसके बावजूद अगर हार जाते तो बीजेपी के लिए बड़ी किरकिरी होगी। वहीं असम को लेकर जो ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी, डीके शिव कुमार के बयान ने हलचल तेज कर दी है। तो कल का लोकतंत्र के लिए, कल के भारतीय लोकतंत्र के लिए खास दिन है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि जो सरकार, केंद्र सरकार या जो चुनाव आयोग कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाते हैं, उसमें भी 2 चरणों में, उसके बावजूद एक पूरे विधानसभा का चुनाव रद्द करना पड़ता है। ये भी बड़ा सवाल है। तो वो तमाम सवाल है। 8 बजे से वोटों की काउंटिंग है, 12 बजे तक मामले खत्म हो जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक वोटों की गिनती ना हो जाए और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दूं, हमारे कार्यकर्ता वहां से हिलेंगे नहीं। लगातार हम आपको वोटों के काउंटिंग के नतीजे और एक एक विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।